आपका दोस्त, आपका भाई 24 लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं क्लास जो है 11 और 12 आर्ट्स स्ट्रीम की क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें हम शुरुआत करेंगे पहले इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो जानते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, किन सब विषयों को पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है क्या। तो हम अर्थशास्त्र से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के उत्पादन, उसका उपभोग तथा समाज में जो भी वाणिज्य गतिविधियां हो रही है, ठीक है, उन सभी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर हम अपने शब्दों में लिखना चाहें तो वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा समाज की वाणिज्य गतिविधियों के सामूहिक अध्ययन को ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया है, जिसमें हम कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के डेफिनेशन को जानते हैं। तो फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान कहा है। वही एक अन्य अर्थशास्त्री है सैमुअल। सैमुअल ने इसको जो है विकास का विज्ञान कहा है। तो एक अन्य अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान और विकास का विज्ञान दोनों ही कहा है। अर्थात उनके अनुसार अर्थशास्त्र के जो है धन के विज्ञान के साथ साथ विकास का विज्ञान है। तो आगे हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके मुख्य धुरी पे धन हो, यानी सारी गतिविधियां जो है इसी के अंतर्गत घूमती हो। ठीक है, वस्तुओं के आदान प्रदान से लेकर वस्तुओं का उत्पादन हो गया, उपभोग या सारी चीजों में कहीं ना कहीं धन इन्वॉल्व होता है। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से ही मिलता एक शब्द है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता जब तक ये किसी भौगोलिक सीमा, भौगोलिक क्षेत्र या किसी राष्ट्र के साथ ना जुड़ जाए। जब ये किसी भी देश के साथ जुड़ जाता है, किसी राष्ट्र के नाम के साथ या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जुड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी सारी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उन्हें क्या कहेंगे, उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या देश के सीमा के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां हो रही है उन्हें अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थशास्त्र के फादर, जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और इनकी एक पुस्तक 1776 ईस्वी में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी से वेल्थ ऑफ नेशन की ही अवधारणा से आगे जाके विकास हुआ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है क्या, तो ये हम जाके आगे जानेंगे जब इसका विस्तार करेंगे अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इंट्रोडक्शन का विस्तार करेंगे तो पीछे जानेंगे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है क्या। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र जो है इनकी दो मुख्य शाखाएं होती है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो पहली शाखाएं होती है इसे माइक्रो इकोनॉमी, और जो दूसरी शाखा होती है इसे मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमी को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड है माइक्रो, मतलब छोटे लेवल पे अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता होगा।
जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, किसी एक की आय करना हो, या किसी एक फॉर्म का उत्पादन ज्ञात करना हो, किसी एक मार्केट के बारे में जो उसका मांग डिमांड है, सप्लाई, उसके बारे में जानकारी लेना हो, ठीक है, या किसी फॉर्म कंपनियों के मतलब किसी एक इकाई का जब अध्ययन किया जाता है तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। वही माइक्रो इकोनॉमी है जब आर्थिक किसी भी क्षेत्र के, भौगोलिक क्षेत्र के आर्थिक प्रणाली का, ठीक है, सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो इसमें लेन देन का योग औसत ज्ञात किया जाता है, तो हम इसे मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हुए सारे सब विषय आते हैं, जैसे हो गया राष्ट्रीय आय हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया। मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जब बड़े लेवल पे हम अध्ययन करते हैं उसकी इकोनॉमी का, जैसे गरीबी हो गया तो गरीबी तो एक आदमी की नहीं होगी, ये पूरे विशेष समुदाय की बात होगा जब भी गरीबी का हम अध्ययन करेंगे। या बेरोजगारी, ये किसी एक के बारे में नहीं कहा जा रहा है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आदमी बेरोजगार है तो उसका अध्ययन होगा। तो उस सबका अध्ययन हम किसमें करेंगे? मैक्रो इकोनॉमी में। अब किसी एक की हमें आय निकालनी है, उसकी क्या क्या उपभोग है, क्या क्या मांग है, अगर उसको निकालेंगे तो हम किसमें निकालेंगे? मैक्रो इकोनॉमी में। तो ये माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी का एक छोटा मोटा ब्यौरा हो गया। आगे हम इसको विस्तृत करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बार बार एक शब्द आ रहा है आर्थिक क्रिया। तो ये आर्थिक क्रिया है क्या? आर्थिक क्रियाओं का विभाजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं का विभाजन करना ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 4 क्षेत्रक होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 5वां क्षेत्रक भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मुख्यतः 4 क्षेत्रक होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, इसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्र, और चौथा जो होता है ये तृतीयक क्षेत्र का ही एक विस्तृत रूप होता है जो अभी आधुनिक कर दिया गया। अभी जो मॉडर्न इकोनॉमी की किताबें आती है तो इसके कुछ क्षेत्रक जो है उसी को एक अलग भाग देके एक अन्य क्षेत्रक बना दिया गया जिसे चतुर्थ क्षेत्रक नाम दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक है क्या? तो जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, प्राकृतिक उत्पाद होता है, ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद के रूप में जो भी प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो वैसे चीजों को हम लोग रखते हैं किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम इन चारों का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम 4 पहलुओं का अध्ययन करते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। जो भी क्षेत्र कृषि से संबंधित है, कृषि हो गया, बागवानी हो गया या पशुपालन, तो ये सारी चीजें आएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसका अध्ययन भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। दूसरा हो गया खनन, व उत्खनन, मतलब वे चीजें जो हमें खनन से प्राप्त होते हैं या उत्खनन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उन सारे वस्तुओं को हम लोग रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अन्य क्षेत्र का आ जाएगा जैसे मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन, अन्य उपभाग, मत्स्य पालन। चौथा उपभाग इसका हो जाएगा वानिकी व वन उत्पाद, मतलब जो चीजें हमें वन से प्राप्त होती है, ठीक है,
उन सारे चीज़ों को वन हो गया, वन उत्पाद हो गया, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कितने विषयों का अध्ययन करते हैं? जो चीज़ें कृषि संबंधित है, जैसे खेत में गेहूं उगा तो वो किस क्षेत्र का समान हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। खनन, कोयला निकलता है या अन्य भी खनिज जो भी निकलता है, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से उसी रूप में प्राप्त होता है, तो हम उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन, ठीक है, वानिकी या कोई भी वन उत्पाद, इन सारी चीजों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। और प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मजदूर है, ठीक है, इन्हें हम लोग रेड कॉलर जॉब द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मजदूर काम करते हैं, इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब द्वारा डिनोट किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब आप लोग जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र है क्या। आइए द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग वैसे विषय का अध्ययन करते हैं या वैसे उत्पाद को रखते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जाना। अब जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र है क्या। इन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद है, अभी जैसे बताया वन उत्पाद हो गया, कृषि हो गया, तो इन सारे उत्पादों का, ठीक है, प्रयोग विनिर्मित कर वस्तुओं के मतलब इस चीजों को उद्योग या किसी अन्य जगहों पे विनिर्मित करके अन्य पदार्थ बनाया जाता है, अन्य उत्पाद बनाया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादों का लेखांकन किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? तो एक हो गया निर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र के उत्पाद हो गया, विनिर्माण, निर्माण हो गया, विनिर्माण, और एक अन्य उपभाग है गैस, बिजली, व जलापूर्ति। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग उन उत्पादों को रखते हैं जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हो, विनिर्माण क्षेत्र से, या गैस, बिजली व जल आपूर्ति, इन चीजों से जुड़ा हो, उसे हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो पानी अगर हमें कुएं से प्राप्त हो रहा है, तो कुएं से प्राप्त हो रहा मतलब वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम लोग किसमें रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। अगर उसी पानी को अगर किसी डब्बे में बंद करके बेचा जा रहा है, तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। या किसी खान से कोई खनिज निकल रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का वस्तु हो गया। और उसी वस्तु को अगर मॉडिफाई करके हम नया कोई पदार्थ बना लिए, तो वो किस क्षेत्र का वस्तु हो गया? द्वितीय क्षेत्र का। तो प्राथमिक, द्वितीय और द्वितीय क्षेत्र में जो भी मजदूर कार्य करते हैं, इन्हें ब्लू कलर जॉब द्वारा दर्शाया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो जो वह वस्तु जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हो, विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हो, गैस हो गया, बिजली हो गया, जल आपूर्ति, जो आपके घर में गैस आ रहा है, बिजली आ रहा है, ठीक है, या जल आपूर्ति हो रहा है, तो इन सारी चीजों को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ये सारे द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद हैं। और इनमें जो भी मजदूर जुड़ा हुआ रहता है, जो इस क्षेत्र में संलग्न काम कर रहा है, उन्हें किस कलर जॉब द्वारा दर्शाया जाता है? तो उन्हें ब्लू कलर जॉब द्वारा दर्शाया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो पानी डब्बा बोतल बंद आता है, उसे हम किस क्षेत्र में रखेंगे? द्वितीय क्षेत्र में। अगर वही पानी अगर हम डायरेक्ट कुएं से निकाल रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। आपके यहाँ लाइन आ रही है, तो वो इकोनॉमी के दृष्टि से कौन से क्षेत्र का उत्पाद हो गया?
बिजली आपूर्ति हो रही है तो द्वितीय क्षेत्र का हो गया। ठीक है, या कोई भी खनिज निकल रहा है, खनन करके निकाल रहे हैं, जैसे कोयला हो गया तो खनन करके निकाल रहे हैं, तो वो किस क्षेत्र का वस्तु हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। अगर उसी कोयले को मॉडिफाई कर दिया जाए, जैसे कॉक वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। मतलब जो चीजें निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हो वो द्वितीय क्षेत्र से। तो आगे हम और आगे विस्तृत करते हैं तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र ये है क्या? तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का अध्ययन किया। अब हम लोग जानते हैं तृतीय क्षेत्रक है क्या। तो तृतीय क्षेत्रक में वह सारे विषय शामिल किए जाते हैं, ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ हो, तो जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, यानी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को हम लोग तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो इनके निम्नलिखित उपभाग हैं, तो इनके उपभागों के बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग प्राप्त, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र के उपभाग हो गया होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, ठीक ना, होटल रेस्टोरेंट, व्यापार, मतलब इसमें वह सारे विषय शामिल होंगे जो हमें किसी न किसी रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो होटल रेस्टोरेंट, होटल भी हमें सेवा प्रदान कर रहा है, रहने की सेवा प्रदान कर रहा है, रेस्टोरेंट खाने की सेवा प्रदान कर रहा है, या व्यापार विभिन्न जगहों पे जो भी वस्तु निर्माण हो रहे हैं द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, तो इन्हें आम जनता तक पहुंचाने का सेवा कर रही है व्यापार क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो भी हमें सेवा प्राप्त कर रहे हैं ये क्षेत्र प्राप्त कर रहा है। परिवहन हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या कर रहा है? एक प्रकार का सेवा कर रहा है, तो ये भी तृतीय क्षेत्र का उपभाग हो जाएगा। परिवहन हो गया, उसके बाद वित्तीय एवं बैंकिंग हो जाएगा, पांचवें भंडारण, तो तृतीय क्षेत्र मतलब इन्हें हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी वे सारे एक माध्यम जो हमें किसी न किसी प्रकार से सेवा प्रदान कर रहा है। जैसे होटल रेस्टोरेंट, होटल हमें खाने की सेवा प्रदान कर रहा है, रेस्टोरेंट होटल हमें रहने की सेवा प्रदान करता है, तो वही रेस्टोरेंट हमें खाने की सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो व्यापार एक जगह से निर्मित वस्तु को दूसरी जगह ले जाने या किसी अन्य प्रकार से सेवा ही दे रहा है, परिवहन आने या जाने के माध्यम हो रहा है। वित्तीय एवं बैंकिंग, बैंक भी एक प्रकार से हमें क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। आप अपने जो भी सेविंग्स है उसे वहाँ रखते हैं, फिर जरूरत पड़ने पे निकालते हैं, ठीक है। भंडारण,
स्टॉक, जहाँ पे वस्तुओं का स्टॉक किया जाता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से सेवा प्रदान कर रहा है। अध्यापन, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से समाज की सेवा ही कर रहा है। चिकित्सा, डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं, या रियल एस्टेट, ठीक है, संचार, दूसरे जगहों की खबरें हमें ला के देता है, तो वो एक सेवा का माध्यम हो गया। और अन्य जो भी सेक्टर छूट गए तो वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। और तृतीय क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब द्वारा दर्शाया जाता है। ये तृतीय क्षेत्र हो गए। अब हम लोग जानते हैं चतुर्थ क्षेत्र है क्या। तो चतुर्थ क्षेत्र जो है ये कुछ नहीं है, तृतीय क्षेत्र का ही विकसित भाग है। चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, विकसित भाग है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं जैसे तकनीकी ज्ञान हो गया, ठीक है, तकनीकी ज्ञान, कौशल हो गया, वे सारी सेवाएं, म्यूचुअल फंड हो गया, टैक्स हो गया, स्टैटिक संख्याविद, ठीक ना, या सॉफ्टवेयर डेवलप, शोध एवं अनुसंधानकर्ता। तो ये सारे जो जो सेवाएं हैं, ठीक है, शोध हो गया, अनुसंधान हो गया, या म्यूचुअल फंड हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, टैक्स हो गया, तो इन सारी चीजें क्या है, ये तृतीय क्षेत्र का ही एक मॉडर्न रूप हो गया। जैसे म्यूचुअल फंड, तो ये क्या है, टेक्निकल ज्ञान कौशल है। सॉफ्टवेयर डेवलप, ये सारे क्या है, जो मतलब तकनीकी कौशल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उन्हें हम लोग चतुर्थ क्षेत्र में रखते हैं। तो ये इकोनॉमिक क्षेत्र के बारे में जान लें। प्राथमिक क्षेत्र है क्या, तो जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को व्हाइट कलर ई रेड कलर जॉब द्वारा दर्शाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र जहाँ पे निर्माण हो रहा है वस्तुओं का, विनिर्माण हो रहा है, या तो गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, मतलब किसी प्रकार से, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को आपके पास ला रहा है मॉडिफाई करके, वो द्वितीय क्षेत्र हो गए। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था, अगर कोई पानी अगर हम डायरेक्ट कुएं से प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया। अगर उसी पानी को अगर कोई डब्बे बंद बोतल में भेजें तो वो किस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट हो गया, या आपका आवास हो गया। आपका आवास आपको दो प्रकार से सुविधाएं दे रही है, एक रहने की सुविधाएं दे रही है, एक आपका वो परिसंपत्ति की सुविधाएं दे रही है, तो वो आपका सेवा क्षेत्र हो गया। और चतुर्थ क्षेत्र है क्या, तो चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही एक उन्नत रूप है, ठीक है। और चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जो भी टेक्निकल चीजें होगी, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या टैक्स हो गया, तो इन सारी चीजों को, ठीक है, संख्याविद हो गया, या अन्य जो क्षेत्र है सॉफ्टवेयर डेवलप्स, या कोई किसी विषय पे शोध कर रहा है, तो शोध कर रहा मतलब वो क्या कर रहा है, आपको एक प्रकार का सेवा प्रदान कर रहा है। तो उन सारी चीजों को हम लोग चतुर्थ क्षेत्र में रखेंगे। ये तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो गया। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे, एक वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था कोई विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, एक मापन हो गया। या अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है इन क्षेत्र के आधार पर कि किस देश में कौन सा क्षेत्र ज्यादा रूप में है, ठीक है। तो इस आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था का एक वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस आधार पे और किन किन तरीकों से किया जा सकता है। ओके।
तो अभी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जाना। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र, तो अभी हम लोगों ने 4 क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम लोग कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम लोग पहले तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के आधार पे, तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था को, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा कृषक अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था और तीसरा सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो कृषि अर्थव्यवस्था है क्या, उद्योग अर्थव्यवस्था या सेवा अर्थव्यवस्था क्या है। तो कोई भी देश मान लेते हैं, ये एक देश ये है, तो इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत उनके कुल जीडीपी का या कुल जो है श्रम शक्ति 55% कृषि कार्यों में संलग्नित है। ये कृषि क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र और ये उद्योग क्षेत्र। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, 50% से अधिक क्षेत्र जिस क्षेत्र में संलग्न रहेगा, 50% से अधिक क्षेत्र किसी एक विशेष पे संलग्नित रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। जैसे ये वाले देश में कितने 55% आबादी जो कृषि कार्यों में संलग्न है, तो हम इसे कौन सा अर्थव्यवस्था कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर यहीं पे कृषि के जगह पे यहाँ पे सेवा हो जाता, सेवा, सेवा अगर 55% हो जाता तो ये किसी अर्थव्यवस्था कहलाती, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता। या अगर उद्योग 50% से अधिक अगर रहता, ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का जीडीपी है, वहाँ के लोगों के निवासी का जो है 55% से अगर 50% से अगर अधिक संलग्नित रहता उद्योग वाले क्षेत्र में, तो हम उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद वर्गीकरण का दूसरा तरीका जो है सरकार की भूमिका पे। तो सरकार की भूमिका के आधार पे किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो इनका पहला सेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण हो जाएगा। तो इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में हम अगली कक्षा में जो है विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है, कि पूंजीवादी, समाजवादी और राष्ट्र अर्थव्यवस्था है क्या। उसके बाद अर्थव्यवस्था का मापन का एक और तरीका है वर्गीकरण का। तीसरा तरीका शेष विश्व के साथ भी इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसका व्यापार, ठीक है,
या एक अर्थव्यवस्था किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से अगर जुड़ा हो तो उसे हम लोग किसी अर्थव्यवस्था कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। जैसे भारत क्या है, एक खुला अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि भारत का जो है व्यापार अमेरिका से भी होता है, चाइना से भी होता है, ठीक है, अन्य देश से जैसे ब्रिटेन हो गया, इससे होता है, जापान से होता है। तो भारत को एक क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन वही एक अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसका जुड़ाव शेष विश्व के साथ ना हो, जो मतलब अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन करता है और उसी का उपभोग करता है, शेष विश्व के साथ उसका कोई भी संबंध ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। तो शेष विश्व के साथ व्यापार के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब जिसका ट्रेड व्यापार, ठीक है, अन्य विश्व के साथ, विश्व के देशों के साथ हो, 2-3 देशों के साथ हो। जैसे भारत का व्यापार चीन के साथ होता है, अमेरिका के साथ होता है, जापान के साथ होता है, ब्रिटेन के साथ होता है, या अन्य देशों से भी व्यापार होता है, या अमेरिका का व्यापार जो है भारत से हो रहा है, चीन से हो रहा है, ठीक है, ब्रिटेन से हो रहा है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से संलगित है, इसका व्यापार इसके साथ हो रहा है तो इसका व्यापार इसके साथ, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेट है। लेकिन वहीं कुछ देश हैं, ठीक है, जिनका शेष विश्व के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं है, व्यापारिक संबंध कोई भी स्थापित नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग उत्तर कोरिया ले सकते हैं, जिनका अन्य विश्व के साथ कोई भी ट्रेड नहीं है। कुछ अगर गिने चुने देश ट्रेड कर रहे हैं तो वो गुप्त रूप से कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, या उन्हीं चीजों का उपभोग करते हैं जो उनके भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। मतलब इनका किसी अन्य देश के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और अर्थव्यवस्था का एक मापन का तरीका विकास के आधार पर भी किया जाता है। विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो जाएगा विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा अल्प विकसित, और तीसरी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी विकासशील। तो हम अगली कक्षा में जानेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, अल्प विकसित है क्या, और विकासशील क्या है, और साथ साथ अगली कक्षा में हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करेंगे, चर्चा करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हम एक बार पुनर्रिव्यू कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग और समाज में जो भी वाणिज्य गतिविधियां हो रही है उनका अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। और अर्थशास्त्र का फादर जनक जो है उस किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी 1776 ईस्वी में, वेल्थ ऑफ नेशन, और इन्हीं वेल्थ ऑफ नेशन की अवधारणा से आगे जाके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, ठीक है। और अर्थशास्त्र को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे एडम स्मिथ ने इसको धन का विज्ञान कहा, वहीं सिम्पसन ने इसे विकास का विज्ञान बताया। तो वहीं एक अन्य अर्थशास्त्री है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अर्थशास्त्र को जो है धन का विज्ञान के साथ साथ विकास का विज्ञान भी बताया। और अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, तो 2 ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमी और एक मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी मतलब हम छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का जो है उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रिया हो रही है, ठीक है, सबका एक सामूहिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है और बड़े लेवल पे की जाती है। जैसे अर्थव्यवस्था पे हम किसी एक व्यक्ति के आय की गणना कर रहे हैं या उनकी मांग क्या है, ठीक है, बाजार, एक फर्म का उत्पादन, एक कंपनी का उत्पादन, ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और हम किसी देश के बारे में जब अध्ययन करेंगे, ठीक है, जैसे देश की कुल राष्ट्रीय आय क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, ठीक है, या उस देश की गरीबी, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं,
तो उन्हें हम माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने जाना। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्रक होती है। अगर पानी अगर आप डायरेक्ट कुएं से निकाल रहे हैं या नल से ले रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, अगर उसी पानी को कोई डब्बे में पैक करके बेचे तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके साथ ही प्राथमिक क्षेत्र, उसमें कृषि हो जाएगा, पशुपालन या कृषि से जो भी संबंधित क्षेत्र है तो उन्हें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वन उत्पाद हो गया, वानिकी हो गया, वो भी प्राथमिक क्षेत्र, खनन, उत्खनन, ठीक है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हो जाएंगे। और द्वितीय क्षेत्र निर्माण क्षेत्र हो गया या कहीं विनिर्माण, ठीक है, जैसे कहीं खनन करके हम लोगों ने उसे स्टील बनाया, उसी स्टील से फिर कोई सामान बन रहा है तो वो क्या हो गया, वो एक विनिर्माण का क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति या जो बिजली सप्लाई हो रहा है तो ये सारे द्वितीय क्षेत्र के आ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र मतलब जो सेवा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हमें किसी ना किसी प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और तृतीय क्षेत्र का ही एक उन्नत रूप जो विकसित है, जिसमें तकनीकी कौशल शामिल हो, ठीक है, तो उन्हें हम चौथे सेक्टर में रखते हैं। और चौथे क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, तो म्यूचुअल फंड हो गया, टैक्स हो गया या शोध अनुसंधान हो गया, ठीक है, तो वह चौथे क्षेत्र के अंतर्गत। आपको ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये टेक्निकल से जुड़ा हुआ है तो ये चौथे सेक्टर का मामला है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, लाइव पढ़ाया जाता है तो वो अध्यापन कर रहा है टीचर, तो वो क्या हो गया, वो तृतीय क्षेत्र का विषय हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था का हम लोग वर्गीकरण क्षेत्रकों के आधार पर, तो कोई भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, या किसी भी भौगोलिक सीमा या किसी भी देश के अंतर्गत अगर 50% से ज़्यादा जो भी क्षेत्रक रहेगा, उनके जीडीपी का या उनके कुल आबादी का 50% से अधिक अगर संलग्न पाया जाता है, तो जैसे इस क्षेत्र में 50% से अधिक 55% सेवा क्षेत्र है, तो इसे हम लोग कौन सा अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो ये सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था हो गया। अगर यहाँ कृषि 50% से ज़्यादा रहता तो ये कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था हो जाता है। या उद्योग रहता 50% से अधिक, ठीक है, उनके जीडीपी का कुल उत्पादन का 50% से अधिक अगर उद्योग का हिस्सा रहता तो वो उद्योग अर्थव्यवस्था होता। उसके बाद अर्थव्यवस्था का बांटने का सरकार के आधार पे, ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पे हम लोगों ने बंटवारा किया। तो सरकार की भूमिका के आधार पे 3 भागों में विभाजन किया गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद शेष विश्व के साथ उसका संबंध कैसा, व्यापार कैसा, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था का 2 भागों में बंटवारा, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। उसके बाद विकास के आधार पर भी हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। तो इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विकसित, अल्पविकसित और विकासशील। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, विकासशील है क्या, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो भी 11th और 12th में पढ़ने वाले 11th और 12th में पढ़ने वाले जो भी हमारे दोस्त हैं उन्हें मदद मिल सके। और आपको मैं बताता हूँ 11th और 12th की सारी क्लासेस जो भी आर्ट्स की है, चाहे वो इकोनॉमिक की हो, पॉलिटी की हो या हिस्ट्री की हो या जियोग्राफी की, आपको समय समय पर सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।